nothing to say. We are speechless right now, and we just want justice. We just want proper solution of this, because this is not the thing that should happen. This is not human. हम लोग तो सब human है. We are human. This is not human thing that whatever this crime has done, that people have done, whoever they are behind this thing, this is not human. I feel everyone is thinking about solution right now, because this movement has literally shaken the entire country. Everyone is talking about it, everyone is fighting about it, and everyone wants justice. Because that this city, this country belongs to us. You cannot dictate us when to go out, what to wear, what to eat, how to behave, how to talk, how to smile, how to laugh. Enough is enough. So, artists are with them, with the protesting doctors, and in solidarity. Everybody is with them. Everybody is. It's not about them. It's about us. There's no them. There's us. It's us. It's one of our fellow citizen. So yeah. बहुत अच्छा रहा. आज भी हम सबके साथ बात हुई, मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन किया. सर ने पहले जब कॉम्पिटिशन जाने से पहले भी हम सबसे मिलके ऑल द बेस्ट किया है. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जब जाने के टाइम में भी सर ने हमको मोटिवेशन कराया है, और फिर हम आया है घर पे वापस जब इंडिया, तो उसी टाइम में भी इतना अच्छा वेलकम दिया है कि जो भी कोई भी मेडल लेके आओ ना, मेडल नहीं मिला, और फिर भी मोटिवेशन दिया है कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम बहुत सारे कुछ कर सकते हैं. तो ये एक प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है. से जब हम एक प्लेयर्स की लाइफ में ये सब होते रहते हैं, हार जीत, तो हम हार नहीं मानना चाहिए. सर के लिए तो हम सब गोल है. तो ये बात सुन के हमको और भी ज्यादा हिम्मत मिले कि आगे जाने के लिए. आगे क्या प्लान है? रेस्ट पे जा रहे हो? प्लान अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट रहूंगी, और इसके बाद मैं ओलंपिक में मेडल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ, तो एशियन गेम्स के लिए अब इसे तैयारी कर. पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है चुनाव डिक्लेरेशन? हो गई, हम तैयार हैं, और हरियाणा की जनता भी तैयार है. उसका नमूना आपने लोकसभा में देखा, और जिस तरह से आनन फानन में ये सरकार फैसले ले रही है, हरियाणा सरकार, साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने हार मानी हुई है. कांग्रेस पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है कि हरियाणा में सरकार में कांग्रेस पार्टी आएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजे से इतर विधानसभा चुनाव नतीजे की उम्मीद कांग्रेस क्यों रखती है? उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, लोग हमारे साथ हैं, और 10 साल का इनका जिस प्रकार का शासन रहा, तो हरियाणा को बिल्कुल इन्होंने कहा हम हरियाणा देश में आगे होना चाहिए, लेकिन सबसे पीछे कर दिया है भाजपा ने. आज के दिन चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, सबसे ज्यादा आप देखिए युवा, गृहिणी महंगाई में दबी जा रही है. अब मैं सारी लंबी बातें नहीं छेड़ना चाहती, लेकिन जिस प्रकार का इनका शासन रहा, आज जनता इस इंतजार में है कि कांग्रेस की सरकार ही बने. आप लोग खुद जीतने में सक्षम है या किसी गठबंधन की जरूरत है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ तो पहले ही बात आ गई है कि लोकसभा के बाद चुनाव वो नहीं, साथ में लड़ने वाली बात नहीं आई. मुझे लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, और अपने आप लड़कर भी हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे. लोगों का विश्वास हमने जीता है. कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने जिस प्रकार से लोकसभा में कमान संभालकर एलओपी विपक्ष के नेता बनकर उन्होंने जो देश के लोगों की समस्याएं और जिस तरह से बातें रखी हैं, देश देख रहा है, हरियाणा भी देख रहा है कि यहाँ हमारी सरकार बने, और कैसे भाजपा से हम इन्होंने जो 10 साल का कुशासन किया है, एक और इनसे निजात पाएं, और दूसरी ओर
जनता के लिए फिर से काम करने के लिए आगे बढ़े। मतदाता ये भी अपने मन में रख के चलती है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे हरियाणा का। ये स्वाभाविक है, ये तो चलता है, चलेगा, आखिर तक चलेगा, लेकिन फैसला तो चुनाव के बाद हाईकमान करता है। तो हम इन चीजों में आज के दिन अपनी एनर्जी और टाइम ना खराब चुनाव करें। के बाद फैसला होगा। चुनाव के बाद हाईकमान फैसला करें। कुछ बोलेंगे आप जम्मू कश्मीर में भी? बस भाई, अटल जी हमारे धरोहर रहे हैं और अटल जी की एक एक बातें हम लोगों के लिए जीवन में और राष्ट्र के लिए प्रयुक्त है, उसको फॉलो करना चाहिए। और अटल जी ऐसे महान योद्धा के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मान देने के लिए इस तरह की सभाएं आयोजित कर रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अटल जी के हर क्षण हर पग में उनकी बातों से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। जो जाते हैं उनको भी पता होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है, और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेस्ट देना है, और आपने दिया है। दूसरी बात है, हमारे खिलाड़ी उम्र में बहुत छोटे हैं और अभी से ये अनुभव मिला है, तो आगे हमारे पास एक लंबी समय है अधिक अचीव करने का, और वो आप जरूर करेंगे। इस अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। सर, जो पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। आप देखिए, ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यूसली। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है, और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है, तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, स्वप्न को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है। कठिनाइयां अपने आप अपनी जगह पर रह जाती है। अमन ने करके दिखाया है। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे, और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने। और लक्ष्य, हमारा लक्ष्य सेन, आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। हमारे अविनाश सावले, इसने स्टीपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया। इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। साथियों, हमारे ज्यादातर मेडलिस्ट, जैसा मैंने कहा, अपनी 20s में है, बहुत छोटी आयु के हैं। आप सभी बहुत युवा है, आपके पास बहुत समय है, बहुत ऊर्जा है। और ये भी सही है कि टोक्यो के और पेरिस के बीच में नॉर्मली 4 साल का समय रहता है, इस बार 3 साल का ही समय था।
तो हो सकता है आपको 1 साल और अगर मिला होता प्रैक्टिस का तो शायद आप और नई कमाल करके दिखा देते। अभी लंबी कैरियर में आप कई बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे, खेलना बंद नहीं करना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए, एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए। ये युवा दल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट्स में भारत का भविष्य कितना उज्जवल रहने वाला है। मुझे विश्वास है पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा, उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों। देखिए, ये एक बहुत बड़ी रैली आज हो रही है महाविकास आघाड़ी की। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का ऐसा राज्य है जिसने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी का पराभव किया। हमने यहाँ 31 सीटें जीती। यूपी के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा लेकर हम दिल्ली में गए हैं। हम चाहते हैं विधानसभा चुनाव में हम महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़े। 3 पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, पवार साहब। कोई मतभेद नहीं है, ना सीट शेयरिंग में है, ना मैनिफेस्टो में है, ना किसी काम के पद्धति में है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि हमको एक साथ मिलकर काम करना है और इस राज्य के सत्ता पर जो डकैत बैठे हैं, जो लूट रहे हैं इस राज्य को, उनको हटाना है। आज 3 पार्टी की एक रैली हो रही है जिसमें उद्धव जी संबोधित करेंगे। सबसे पहले माननीय शरद पवार साहब है, नाना पटोले जी है, कांग्रेस के और भी नेता है। तो आज देखिए क्या होता है। सर, लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कल बयान दिया कि जो पिछली सरकार थी वो हफ्ता लेती थी, हम हफ्ता दे रहे हैं। देखिए, आप तो ठेकेदारों से हफ्ता लेते हो और जनता की तिजोरी से, जिस तिजोरी में पैसा नहीं है उससे आप वोट खरीदते हो, ये मैं कह सकता हूँ। 50-50 करोड़ कहाँ से लाए? 100-100 करोड़ विधायक और सांसद खरीदने के लिए आप अपने घर से खेती उगाते हो क्या सातारा में? मुझे बताइए। उनकी बात मत सुनिए, 2 महीने की बातचीत है उनकी। जी कहती है माँ, मानुष और माटी बंगाल, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूड़ हो गई है, माँ, माटी, मानुष को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। आज बंगाल में डॉक्टर बेटी के रूप में निर्भया की फिर से उसके साथ जो दुर्दांत अपराधियों ने सत्ता के संरक्षण में बलात्कार किया, निर्भया के भी याद को भी कम कर दे रहा है। साथ ही साथ अभी खबर आई है एक युवक का सर भी कटा मिला है। ममता दीदी राम, शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वहीं अन्याय रूपी रावण, तिरजटा, तारका, सुपनेखा का भी नाश किया है। इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण, तारिका, सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। आप माँ, माटी और मानुष भूल चुकी है। कई और सांसद हैं, क्योंकि वो जानती हैं ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ये नहीं कह रही हैं कौन है। बंगाल में एक खड़का भी इधर से उधर होता है तो बिना ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के इजाजत का नहीं होता। वहां अगर गुंडागर्दी भी होती तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बगैर नहीं होता। ये सरगना हैं और ये सद्भाव के प्रतीक ममता नहीं। प्रधानमंत्री आज जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और एक्सपेक्टेड है कि जो इलेक्शंस है उसका अनाउंसमेंट होगा और
ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शंस है वो भी अनाउंस होंगे, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर इलेक्शन की तिथियां आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से डिक्लेयर की जाती हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की स्थिति बनी थी तो स्वाभाविक बात थी कि वहां पर उपराज्यपाल शासन लगाना जरूरी था। उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो परिसीमन का हुआ वो भी अब समाप्त हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी संसद के पटल पर भी इस प्रकार की बात कह चुके हैं। तो अब वो समय है, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करेगी और इसके लिए हम तत्पर भी हैं। तो किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से इलेक्शंस को लेकर? देखिए, अभी हाल ही में लोकसभा के इलेक्शन में जो 2 लोकसभा सीटों पर जिसमें 36 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, हमने 29 पर जीत हासिल की है। इस बार सरकार बनाने के लिए हम इलेक्शन लड़ेंगे तो कश्मीर से भी एक अच्छी हमें वहां पर बढ़त मिले, इस प्रकार की हमारी एक कोशिश रहेगी। जम्मू प्रोविंस से अधिकांश सीटें हम जीते, उस तरह का भी हमारा प्रयास है। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के सरकार बनाने की, मेरा जो टीम है उन लोगों की वजह से ये फिल्म किया है हम लोगों ने। आई एम जस्ट अ फेस ऑफ इट, दैट्स इट। एंड वो लोगों का एफर्ट है, वो लोगों का साथ दिया है मेरे साथ। प्रोडक्शन हाउस होमबाड़े ने हमको इतना सारा सपोर्ट किया है। एंड मेरा डीओपी, दूसरा आर्टिस्ट जो है, सपोर्टिंग आर्टिस्ट जो है एंड टेक्नीशियंस हो, वो लोग का एक सपोर्ट से ये हुआ है। एंड कर्नाटका लोग, उन लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। सो सबको थैंक यू। सर, आप कैसा फील करें अवार्ड मिलने के बाद? आप बहुत खुश है क्योंकि लोग ने बहुत बड़ा हिट कर दिया है फिल्म ना। तो वो उसके बाद जो ये है, सो इट इज लाइक और एक ये है। सो लोगों को एंड नेशनल अवार्ड पैनल को एंड जूरीज को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हमको रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो वो लोग बहुत बड़ा हिट कर दिए फिल्म। या वो लोग को डेडिकेट किया था, इस बार भी वो लोग को डेडिकेट कर रहा हूँ मैं। सर, ये अवार्ड आपके फैमिली में किसका सपोर्ट, उसके बारे में? सबका सपोर्ट है। मेरा बीवी इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर करके काम किए थे, तो उन लोगों का सपोर्ट की वजह से ही हम फिल्म किए। तो उन लोगों को थैंक कहना चाहता हूँ। थोड़े दिनों से साउथ की मूवी जो है बड़े हिट दे रही है। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव का ऐलान हुआ है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी। हरियाणा का हमने विकास किया है। हरियाणा हम अपार बहुमत से फिर जीतने वाले हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, धारा 370 हटने के बाद पहली बार वहां चुनाव होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि हमने जनता का दिल भी जीता है और विकास भी किया है। इसलिए जम्मू कश्मीर की आवाम तरक्की के लिए, फलाह बहबूदी के लिए, वहाँ पे डेवलपमेंट और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भी इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और हम वहाँ सरकार 515 मंडल होते हैं। आज सारे मंडल अध्यक्ष गणों का साथ 2 ग्रुप में हमारा बैठक हुआ। दिल्ली से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जोड़े और हम और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी यही सबको संबोधन किया। बाबूलाल मरांडी जी ने सबको मार्गदर्शन दिया, अमर बावरी जी ने भी सबको मार्गदर्शन दिया। ये बैठक का इतना ही उद्देश्य है कि 25 तारीख जो प्रधानमंत्री जी का मन की बात होगा, हम इस बार पूरे 29,000 बूथ में ये मन की बात सुनने का कोशिश करूंगा। और हमारे सारे जो बड़े नेता है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, सब लोग अपने अपने बूथ में मन की बात में पार्टिसिपेट करेगा। और जो हमारा संगठन का तरफ से चुनाव का तैयारी के लिए बूथ में करना है, उसका बारे में बूथ में डिस्कशन करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि दीपावली का तुरंत बाद झारखंड का चुनाव होगा। हम लोग अपना तैयारी पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देश के
पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में एक सर्वमान्य चेहरे के रूप में जिनकी पहचान थी, ऐसे सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज छठी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि सरदेव अटल जी का जो पैतृक गांव है वह उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बटेसर में पड़ता है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहकर के संपन्न की और कर्मभूमि के रूप में अपने पैतृक जन्मभूमि के प्रदेश को ही अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्होंने प्रारंभिक दीक्षा लेने के बाद राष्ट्र धर्म और अन्य विचार परिवार से जुड़े हुए प्रकाशन के साथ जोड़ करके एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सानिध्य में सार्वजनिक जीवन का शुभारंभ करते हुए 1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर, जो आज श्रावस्ती लोकसभा सीट है, वहां से लोकसभा के सांसद चुने गए। लगातार 10 बार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश की संसद में, लोकसभा में जाने का, 2 बार राज्यसभा में जाने का अवसर सरदेव अटल जी को प्राप्त हुआ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार अटल जी ने लोकसभा के लिए, देश की संसद के लिए प्रतिनिधित्व किया और यहीं से उनका प्रतिनिधित्व देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल कैसे होना चाहिए, ग्रामीण विकास में विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना को आसान करने के लिए अंत्योदय की योजना को उन परिवारों तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुए, वो सभी अटल जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। सरदेव अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और देश की राजनीति में सार्वजनिक जीवन के लगभग 6 दशक
एक निष्कलंक जीवन जीते हुए भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए 16 अगस्त 2018 को उन्होंने इस भौतिक जगत से अपना अवसान किया। आज सरदेव अटल जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके कविताएं भारतीय राजनीति के लिए उनके मूल्य और सिद्धांत सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। भारतीय राजनीति के लिए और भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उनके सत्प्रयासों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ही कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें 2015 में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। आज के इस अवसर पर अपने एक ऐसे यशस्वी नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, लखनऊ के विकास की धुरी सरदेव अटल जी को उनकी 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। No, if I have not talked much about the design features of SSLV, it is a much more simpler design compared to a regular rocket. It uses more cost-effective inertial systems. The entire navigation process is different. Its ability to place small satellites is very crucial. It's all based on solid stages with a small liquid trimming upper stage. So the entire architecture and design of SSLV is entirely different than the regular liquid based rockets. And in such rockets, to get a precise injection is always tricky. That is issue that we faced in the first mission. Though he placed the satellite, the precision was slightly an issue. So we solved all the problem, made 2 successful missions, and completed the development program. About the commercial thing in terms of Commercial is basically this has to be transferred to industry, not as a production support. Production support industry is already giving. But ISRO want to make them learn the trick of how to build a reliable rocket and launch. That requires knowledge of how things are done. And that can be learned only by working with us. So this technology transfer is different from a transfer of a knowledge in the form of a documentation, but also working with us. So 2 rockets will be realized by the industry within ISRO by along with us, and the knowledge will be taken back to their workshops and factories to produce in numbers. when is the work start and what are the parameters for them to be protected? Now their technical competency, financial strength, their willingness to take that technology transfer fee, all of that. What's the cost of Kulasekara-Pattam launch? That just started construction, so it will take 2 years to complete. Gaganyaan, the first mission, unmanned mission, is getting ready. We are targeting this December for the launch. Thank you. Was killed by Naxalites in Dantewada, Chhattisgarh. Your view? छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार नक्सलियों ने एक 16 वर्षीय बालक की हत्या की है, वो न केवल निंदनीय है, भर्त्सनीय है, और ये जो चरम वामपंथी विचारधारा है, ये हमेशा से बच्चों की विरोधी रही है। बच्चों का शोषण करना, उनका दुरुपयोग करना और उनकी हत्या जैसे घृणित कार्य करने को ये विचारधारा ग्लोरीफाई करती है। इस तरीके के विचार का समाज में कोई स्थान नहीं है। नक्सलियों का सफाया होना समय की, राष्ट्र की, संसार की आवश्यकता है। हम लोग इस पर्टिकुलर मामले में वहाँ के स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी रिकमेंडेशंस, अपनी ज़रूरी अनुशंसाएं छत्तीसगढ़ सरकार को भेज रहे हैं। कितनी घृणित बात है कि जो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में था, उसकी हत्या की गई है। इससे घृणित काम और कुछ नहीं हो सकता। इन चरम वामपंथियों को देश से मिटाना ही केवल एकमात्र हल है इस नक्सली समस्या का। क्या एक्शन बाड़ा में, सुकमा में, बस्तर में, इस पूरे इलाके में
कैंप्स किए हैं, शिविर लगाए हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया है, बच्चों की समस्याओं पर काम किया है। तो कमीशन का एक जीवंत संपर्क इस इलाके में है। हम हमारे संपर्क के आधार पे और सरकार के संबंध के आधार पे बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, जो एहतियात लिए जाने चाहिए, उसको लेकर के जरूरी रिकमेंडेशंस भेजेंगे। मनु बकर जी ने हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है। दुनिया में हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम रोशन किया है। इसलिए मुझे लगता है आज मनु जी को लेकर देश का जनता गर्व महसूस करती है और हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए जो भी अलग अलग कार्यक्रम रचना की गई है, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के द्वारा देश में खेल का माहौल बन चुका है। तो आज मैं विशेष रूप से मनु जी को इसलिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं और माता पिताओं को भी, क्योंकि 10 मीटर्स जो पिस्तौल इस इवेंट पर 2 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने पाकर एक इतिहास रचना की है। शी इज द फर्स्ट प्लेयर टू अचीव दिस डिस्टिंक्शन एंड आई बिलीव this is the way she has started her career in a global perspective, and I believe in the near future she is going to bring many more medals for the country, no doubt about it. She has ability, potential, and she has vision, and also she has her dedication, devotion, and commitment and hard work. And I believe with that great, sense of sincerity and commitment, Manuji will always shine again and again, and country will always feel proud of her. सर, ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि जो भगदड़ हुई है इसमें आरजे मेडिकल कॉलेज में, उसमें या तो काम वाम का है या फिर नाम का है। सर, किसका है? या तो वाम का है या नाम का है। भाई सरकार आपकी है ना, वहाँ पर ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की खुद की बनती है ना, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले तो जो घटना घटी उसको रोकने में आप पूरी तरीके से नाकामयाब रही। आपकी सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। आपके रहते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहां पे अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहां पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहां पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार, उनके प्रशासन की भी बनती है पूरी तरीके से कि एविडेंसेस के साथ किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं हो। ऐसे में दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में किसी तरीके का कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं हो, किसी तरीके से भी एविडेंसेस के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हो। प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की ये होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। पीड़ित परिवार को इस वक्त न्याय चाहिए, जिसके लिए सीबीआई पूरी मुस्तैदी से वहां पर लगा हुआ है। पर अगर स्थानीय प्रशासन का वहां पे सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनके संरक्षण में अगर इस तरीके से एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ होगी, तो ये कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय। सर, इस मामले में क्या कुछ अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है? पुलिस ने इस घटना का अनावरण कर लिया है और जो व्यक्ति जिसने ये अपराध कारित किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना हुई थी, एक गुमशुदगी की रिपोर्ट 31 तारीख को दर्ज कराई गई थी और जिसके संबंध में रुद्रपुर पुलिस जो है वो एक्टिव होते हुए लगातार सीसीटीवी का विश्लेषण करते हुए उन्होंने जो फॉलो किया, तो टेक्निकल एनालिसिस में ये आया कि एक बंदा था जो धर्मेंद्र नाम का था, उसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया है 14 तारीख को और घटना का अनावरण कर दिया गया है। सर, वो एक ही आरोपी था, इसमें और कोई भी? उसमें एक्चुअली अब उसकी वाइफ जिसके नाम पे ये मोबाइल यूज हो रहा था तो और उसके साथ में वो थी, तो उसको भी माना जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल उस व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई है और उसको अरेस्ट किया गया है। सर,
कोलकाता में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, फिर अब उत्तराखंड में ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर सर पुलिस की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि जो महिला स्टाफ अस्पतालों में काम करते हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइन हमारी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से निकाली जाएगी उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा समय समय पर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको ख्याल होगा, जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और हमारे पुलिस विभाग के द्वारा भी जारी किए गए हैं। सभी इस तरह के जो संस्थान है वहां पर एक कमेटी होती है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जिसको बोलते हैं, वो वर्क करती है। कहीं भी महिलाओं को अपनी सुरक्षा से संबंधित कोई भी बात अगर कहनी होती है तो बड़े बेहिचक तरीके से वो बात रख सकते हैं। पुलिस विभाग में 112 हमारा जो सिंगल इमरजेंसी नंबर है उस पर अपनी बात रख सकते हैं। साथ में हमने हर एक थाने पे महिला हेल्प डेस्क रखा है, जहां पे जाकर महिलाएं अपनी बात कर सकती हैं। जहां तक ये मान लीजिए जिम है या छोटे छोटे संस्थान है, इसके लेकर के भी जिला मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में कमेटी है जहां पे महिलाएं अपने हैरेसमेंट के बारे में कह सकती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि महिलाओं को और जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन इसको कोलकाता की घटना से जोड़ करके न देखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ आईपीसी के क्राइम बहुत कम है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो करीब 17-18 हजार के आसपास हमारी टोटल आईपीसी क्राइम होती है सालाना, जिसमें करीब 4,000 के आसपास महिलाओं क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है उसकी संख्या है। तो अगर 4,000 अगर देखें तो महिला की आबादी जो है आधी आबादी है, तो 18,000 में 9,000 आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने क्राइम होने चाहिए, हो सकते हैं। लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन के प्रति हम लोग बहुत संवेदनशील है। एक भी अगर कोई घटना होती है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से इस प्रस्तुत घटना में भी हमने इमीडिएट एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए जो व्यक्ति संलिप्त था उसको अरेस्ट कर लिया गया। Election Commission is about to announce the date for the Jammu and Kashmir election. How do you see this? Well, we don't know that for sure. That's speculation. Okay. We hope that they're announcing dates for J&K, but in the past also we've expected an announcement and one hasn't been forthcoming. J&K has been without an elected assembly since 2018. This is perhaps the longest period without an elected government in J&K. So we hope that the ECI will use today's opportunity to announce early elections in J&K in keeping with what the Supreme Court of India has said, because this is as per their guideline, their directives. Right. So just in case they've announced on what aspect do you want election to be fair in the Jammu? No, I'm not going to speculate on that. Anything that has to be said about elections will obviously follow from an announcement. We haven't had an announcement yet, so all I'll say is that we hope that we get an announcement of elections this afternoon, and then whatever reaction we have to give, we'll give after that. Okay? लोकसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। 3 चरणों में चुनाव होंगे, 18 सितंबर, 25 और 1 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को गिनती होगी। क्या लगता है, क्या कहेंगे सबसे पहले? भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के निर्णय का, चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के संदर्भ में चुनाव आयोग के निर्णय का, इस घोषणा का भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे समय से इंतजार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी कि लोकसभा चुनावों के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, लेकिन सुरक्षा के पैमानों और सुरक्षा के विषयों पर लंबी चर्चा के बाद चुनाव आयोग ने उस वक्त ये निर्णय लिया था कि लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। और 16 अगस्त को मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमान राजीव कुमार साहब ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर जो निर्णय किया है, जो घोषणा की है, और जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव करवाने का जो निर्णय लिया है, इसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारा मजबूत हुआ है। जम्मू कश्मीर ने विकास के नित नए मुकाम छुए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में आज अमन, शांति और खुशहाली है। लोकसभा के चुनावों में रिकॉर्ड मतदान हुआ। अब हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली के चुनावों में जबरदस्त मतदान होगा।
लोगों की जबरदस्त पार्टिसिपेशन होगी। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार मोदी साहब ने पिछले 10 साल में शानदार कार्य जम्मू कश्मीर में किया है, जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में मोदी साहब बसते हैं। यकीनन जम्मू कश्मीर में इन विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी